आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मैं इस्लामाबाद में हूँ और 7 घंटे लगाकर पहुँचा हूँ कि माशाल्लाह से पूरा शहर सीज है। हर जगह फौज है, रेंजर है, पुलिस है, आम आदमी धुतकारा जा रहा है। मैंने साइकिलों पर बोझा लदा हुआ देखा है, हसरत, नाकामी, मायूसी, गुस्सा, गाड़ियों की कतारें, इधर भी नहीं जा सकते, उधर भी नहीं जा सकते। अच्छा, मुझे बुरा यूँ लगता है कि मैं जिस शहर न्यूयॉर्क में रहता हूँ, हर साल 200 कंट्रीज़ के लोग, हेड ऑफ दी कंट्रीज जमा होते हैं। तो 4 गलियां बंद होती हैं टोटल यूनाइटेड नेशन की, 4 गलियां बस, और वॉक करने वाला फिर भी जा सकता है आराम से यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग के डोर तक। आगे तो यकीनन एक्रेडिटेशन चाहिए होता है। भाई, दुनिया में जो आज की साइंस टेक्नोलॉजी है, उसमें जो इंटेलिजेंस का रोल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 9/11 मेरे शहर में हुआ, न्यूयॉर्क में। मैंने कभी कोई गली बंद नहीं देखी। उसके बाद मैंने कहीं नाके नहीं देखे कि इंटेलिजेंस अगर आपकी बराबर है तो नोबडी कैन मूव। यहाँ नंबर 1 एजेंसियाँ हैं इस मुल्क में, नंबर 1, बचपन से सिखाया पढ़ाया जाता है। तो परसेप्शन बनाना है ना, बाकी जो है। तो 7 घंटे पूरे कि मुझे वैसे तो नाके नहीं पता, पहले नाके पर रोका गया कि जी बनी गाला की तरफ से जाएं। तो एक रास्ते से गुजरे, वो साबिक सेनेट के चेयरमैन थे ना, पीपल्स पार्टी के अभी भी सेनेटर हैं, नैयर बुखारी। उनके घर के जो रास्ते हैं ना, उस पर जगह जगह साइन लगे हैं कि यहाँ इनका घर, रोब दबदबा। वहाँ से होते हुए गलियों में कहीं निकले, फिर वापस आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, उसी रास्ते से आगे जहाँ रास्ता खुलेगा। बनी गाला पहुँचे, खान साहब का घर पहली मरतबा पहाड़ पे देखा, रोब दबदबा, रौनक, गुरूर, तकब्बुर की अलामत। दूर तक एक पूरी बाउंड्री नज़र आती है, जैसे कोई सरहदी इलाका है। दूसरी पहाड़ी पर मलक रियाज का घर देखा, नीचे कम्मी कुमार। बनी गाला की बड़ी शोहरत सुनी थी, 10-10 करोड़ रुपए के घर है, मगर गलियाँ देख के हैरान रह गया। एक देहात है, ऐसा देहात कि दो तरफ से आने वाली गाड़ियों के आपस में जिस तरह वो निकल रही थी, बस अल्लाह जानता है। 7 घंटे लगा के पहुँच गया। यहाँ आकर पता चला कि जनाब KPK में तो नई फौज बनाने का मुतालबा कर दिया गया। कराची में कल का तो आपको सबको पता है कि पीपल्स पार्टी का फाशिस्ट चेहरा आपने देखा होगा कि सिंध रवादारी ग्रुप और सिविल सोसाइटी और बहुत सारे नेशनल प्रोग्रेसिव के जितने भी लोग थे, साबिक ही कहूँगा, अब तो कभी कभी नज़र आती, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन और पता नहीं कौन कौन से, एक जहान जमा हुआ। ख़वातीन को मारा गया, घसीटा गया। तो मुझे उस पर मेरे एक दोस्त याद दिलाया कि याद है कि 1984 में 85 में ज़ियाउल के दौर में आसमा जहांगीर मरहुमा को बालों से पकड़ के घसीटा गया था। वो तबातुर अभी तक कायम है। पीपल्स पार्टी का जो असल चेहरा है वो दुनिया अब देख रही है। अब आसफा भी बयान दे रही हैं कि शर्मिंदगी है और फलाना है, धमाका है। वो सब कुछ प्लान था, क्योंकि बचाना है उस मुल्ला ज़मींदार को जिसके कहने पे पुलिस मुकाबला दिखाकर एक शरीफ मासूम बेगुनाह को झूठे मजहबी केस में गिरफ्तार करके मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया। फिर वहीं उसी सराउंडिंग में तहरीक लब्बैक हुर्मत रसूल के लिए निकली हुई है। पता नहीं हुर्मत रसूल को किससे खतरा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। जिनकी हुर्मत का वादा कुरान में खुद किया गया है, और मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं तो ये समझता हूँ ये कायनात उनके लिए खातिर वजूद में लाई गई, मगर यहाँ के मुल्ला को उनकी हुर्मत का हर वक्त खतरा लगा। पुलिस मुकाबले हुए और एक बंदा भी मारा गया। फिर लाहौर में आज आपने देखा होगा, कराची के बाद पुलिस ने एक प्राइवेट कॉलेज की बच्ची के साथ, कोई मुलाजिम था कॉलेज का, उसके साथ ज्यादती की। और सुना है वो बच्ची और उसके पेरेंट्स अभी सामने भी नहीं आए, क्योंकि पूरा बच्ची का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। ज्यादती भी इज्जत के नाम पर ख़त्म कर देंगे ना, मुजाहरे तो करेंगे मगर उन्हें गंदा भी करेंगे कि यह है वो लड़की, यह है वो लड़की, ये समाज है। तो सुना है अभी ताज़ा जो है ना, कैदियों की वैनें भी पहुंच गई हैं, कैनन भी
वाटर कैनन भी पहुंच गए हैं और बाकी सारी चीज़ें भी, मलाखड़ा जारी है। और यहाँ 700-800 लोग आ गए तो पूरा शहर ऐसा और सजाया है, आप सोच नहीं सकते कि करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए खर्च किए होंगे। मैंने तो न्यूयॉर्क को नहीं सस्ते देखा, 200 कंट्रीज़ के हेड ऑफ द कंट्रीज आते हैं और सारे होटल भरे होते हैं उनके डेलीगेशन से। नॉर्मल लाइफ चल रही होती है, रश हो जाता है, ट्रैफिक बहुत होता है क्योंकि लोड होता है। वाशिंगटन भी पूरा आया हुआ होता है कि उनका प्रेसिडेंट भी आता है अपना, और दुनिया भर के प्रोटोकॉल तो होता है, भारत सिक्योरिटी वगैरह सारा कुछ, मगर बंद कुछ नहीं होता क्योंकि ये एक अशराफिया का मुल्क है ना। अच्छा, फिर मैं अभी आऊँगा कि KPK की फौज कैसे बनेगी। तो कल मैं एक खबर देख रहा था कि जनाब PCB में टीम में बड़ी चेंजिंग। तो मुझे एक बात सुन के बड़ी हंसी आई कि बाबर आजम, रिजवान, पता नहीं और कौन कौन सब उनके साथ जो है ना, सरफराज अहमद को भी रिलीज़ कर दिया गया। भाई उसे खिलाया कब था आपने जो रिलीज़ कर दिया? उसी की तो हाय लगी है इस पूरी टीम को अगर देखा जाए। तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो US में है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ज़रा रैंकिंग निकाल लेना टेस्ट में कहाँ चली गई है। तो आप यकीन करें मेरे पास मौजूद है, आप भी देख लीजिएगा कि टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग के नाम से डालेंगे गूगल पे तो आ जाएगा। जिम्बाब्वे से जो पॉइंट है कोई 2000 3000 इस तरह के, पाकिस्तान के 2998 हैं, 3998 समथिंग लाइक दैट, और उसके 2900 या मतलब नहीं, पाकिस्तान के 2998 नहीं 2009 पता नहीं मुझे अब याद नहीं है कि 3000 कहना चाहिए, 3900 समथिंग लाइक दैट, 25-26 पॉइंट 12 का फ़र्क है जो मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं इतना समझता नहीं हूँ। मगर बांग्लादेश से सिर्फ एक ऊपर है, बांग्लादेश के फ़ौरन बाद जो है जिम्बाब्वे है, आयरलैंड है। तो मेरे दोस्त कह रहे थे कि 2 टेस्ट और हारने की बात है, फिर इंशाल्लाह माशाल्लाह ये जिम्बाब्वे और आयरलैंड की लाइन में आ जाएंगे अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान भी ऊपर जा रहा है और ये जो पैसे से आ रहे हैं, आनिया जानिया है ना, दौरे हो रहे हैं, गद्दाफी स्टेडियम भी बन रहा है, कराची स्टेडियम भी बन रहा है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट से पैसे मिलते हैं। मगर जो मुसलसल टीमें हार रही हो फिर उनसे खेलना कोई नहीं चाहता क्योंकि पैसे जमा करने के लिए काटे का मुकाबला होना चाहिए, कंपटीशन दिखाना चाहिए ताकि तमाशाई आ सकें, वो देखेंगे भाई कौन जीतेगा। मगर जब सबको पता हो कि हारना किसने है तो लोग नहीं आते और ना कोई टेलीविज़न दिखाता है। तो ये पैसे से सब बंद होने वाले हैं। और आप नोट करें कि वुमेन टीम में और मेन टीम में पाकिस्तान की मुकाबला हो रहा है कौन ज़्यादा हारेगा, और प्रोटोकॉल जारी हैं। फिर उन्होंने एक दिलचस्प वाक़या सुनाया, वो बड़े अंदर के आदमी हैं। उन्होंने कहा कि अभी पिछले दिनों की तकरीब हुई थी इस्लामाबाद में या लाहौर में जहाँ सारे क्रिकेटर थे। तो कहने कोई शाहीन आफरीदी थी ना, जो बहुत बड़ा फास्ट बॉलर कहलाता है, और बांग्लादेश की टीम जिससे हारे हैं ये भी हाल ही में पिंडी में, वो कहने लगे कि उन बंगाली छोटे छोटे काले काले भूखे भूखे बंगाली याद है ना, उनकी स्पीड इनसे तेज थी मगर इनका गुरूर तकब्बुर ये नीचे ज़मीन पे देख ही नहीं रहे थे, आसमान को देखे जा रहे थे, जितनी देर बैठे रहे रूफ तक रहे थे। ये तकब्बुर और गुरूर का आलम है। अच्छा, आपको हज़ारों बार बताया है कि जब कोई न कौम तबाह होती है, ख़ानदान तबाह होता है, तो हर तरफ से नज़र आ रहा होता है, पता चल रहा होता है कि अब यहाँ क्या होने वाला है। तो ये टेस्ट क्रिकेट जो मुझे नज़र आता है और मुझे यकीन है कि ये होने जा रहा है, क्योंकि जब मेरिट की धज्जियाँ ऊपर से नीचे तक उड़ा दी जाएँ और हर जगह अपने लोग बिठा दिए जाएँ और ये बताया जाए कि बस अब ये मुल्क ऐसे ही चलेगा, तो देखना है कितने दिन चलाना है। अच्छा, फिर यह मज़े की बात पता है क्या है, कुछ लोग हैं जो आपको ये बताते हैं कि इनकलाब नहीं आ सकता और कबूलियत के बगैर कुछ नहीं हो सकता और आप उनकी हेजमोनी को तस्लीम कर लें। मतलब आपका माइंड सेट बनाया जा रहा है कि आप सांस लेते रहें, खामोशी से बोलेंगे ख़त्म हो जाएगा। और हवाले दिए जाते हैं मैसोलिनी के, हिटलर के, जो बदतरीन लोग हैं, मगर वो इनकलाब फ्रांस नहीं बताते, वो बाल्शविक रशियन इनकलाब के बारे में नहीं बताते कि वहाँ पर 1000 लोगों को रियासत जार के एजेंट ने जमा करवा के अमन के नाम पर
وہاں جمع کروایا کہ تنخواہیں بڑھاؤ، ٹائم کم کرو، 8 گھنٹے ٹائم کرو. تو زار کے اپنے لوگوں نے گھبرا کے گولی چلا دی، 1000 لوگ مارے گئے. انقلاب وہاں سے شروع ہوا. لیلن اور ٹرسٹ کی جو ہے نا اس کو لیڈ کر رہے تھے وہ دوسری جنگ عظیم سے. وہ پورا لمبا قصہ میں نہیں سنا سکوں گا، مگر آپ کو بتایا جاتا ہے مسولینی اور جو بدترین مثالیں ہیں خان صاحب کو کمبینیشن کر کے دکھایا جاتا ہے کہ خان صاحب انقلاب. خان صاحب تو نہیں لا سکتے، مجھے پتہ ہے، کیونکہ یہ جو یوتھی ہیں، آئی ایم سوری مائی لینگویج، ان کا انٹرٹینمنٹ ہے احتجاج یہ وہ، اور یہ جمع بھی نہیں ہوتے. یہ دھمکی دی ہوئی نا کہ خان صاحب کو اگر بات نہیں کروائی تو کل یہاں جمع ہوں گے. جس طرح انہوں نے سیچ کیا ہوا کوئی نہیں اندر آ سکتا. اور ان کے لوگ تھک چکے ہیں. ساتھ میں اطلاع یہ بھی آپ نے بھی سن لی ہوگی کہ خان صاحب سے حامد خان کی جو ایڈوکیٹ ہیں وہ اور گور صاحب کی ملاقات کی جائے گی. دونوں اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی لوگ ہیں. اور فیصلہ ہوگا آج وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی کے میں کہ احتجاج پہ جائیں نہ جائیں. یہ خبر بھی آپ سب کو پتہ ہوگی کہ اکثریت مخالف ہے کیونکہ ان کو ریاست کا رویہ نظر آ گیا ہے. مگر میں ایک بات کہتا ہوں آپ سے، یہاں جو سیج ہے نا وہ انقلاب کا ہی متقاضی ہے، ورنہ نسل در نسل آپ ایسی پیدا ہو کر جیتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. انقلاب وہ لوگ نہیں لاتے جو 300 کنال میں رہ رہے ہوں یا جاتی عمرہ میں یا 70 کلفٹن میں بیٹھے ہوں، زرداری ہاؤس بنائے ہوئے ہوں، یا بنکروں میں بیٹھے ہوں جن کے پاس 2 جہاز ہیں، 5 گاڑیاں ہیں، یا جن پہ ہزاروں کرپشن کے کیسز رہے ہوں اور مال بھتہ توڑ پانی کر کے قانون کا ڈرامہ رچا کے سب کچھ معاف کروا لیا ہو اور نئی عدالتیں بنا رہے ہوں اپنی تحفظ کے لیے. یہ کوئی کام نہیں آتا مگر جب تک آپ نہیں بولیں گے. انسانی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، انقلاب ناکام بھی ہوتے ہیں، کامیاب بھی ہوتے ہیں. جب ظالم آتے ہیں تو ناکام ہو جاتا ہے. آیا انقلاب جرمنی میں بھی آیا، اٹلی میں بھی آیا. پاپولرٹی کی آخری حدود تھی تاریخ میں. ایسا مقبول ہیرو تاریخ نے کم ہی دیکھے ہوں گے مذہبی پیشواؤں کے علاوہ، جو ہٹلر تھے، جو مسولینی تھے. مگر ان کے رویے، ان کے بیہیویئر نے وہ خاتم میں ہیں بلا شبہ کہ کسی سے بات نہیں کروں گا، جو مارے گا اسی سے کروں گا بس. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، آپ نے نوٹ کریں کہ چھوٹے بچے کو جب ماں مارتی ہے تو وہ اسی کی طرف لپکتا ہے، اسی سے چپٹتا ہے، اس کی ٹانگوں سے اسی کو جھپی مارتا ہے کہ بچا اپنی بچت کے لیے بھی اس سے. تو خان صاحب ہوں یہ سارے اس پورے کھیل میں یہ جتنے آپس میں لڑ رہے ہیں جیتیں گے وہی، کہ آخری مدد کے لیے ان کے پاس جائیں گے کیونکہ سب حوصلہ ہار چکے ہیں. اور انہیں پتہ ہے یہ بات. جس دن مڈل کلاس سامنے آ گئی، آپ کھڑے ہو گئے، تو کسی بڑے خونی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود سمجھ جائیں گے. انہیں معلوم ہے اگر سیاستدانوں کی فائلیں ہیں جو کرپٹ ہیں تو ان کی بھی تو فائلیں ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھنا ہے. جب تک آپ نہیں سمجھیں گے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. آپ نے یہ تو میں نے ابھی 2 دن پہلے کہا تھا نا کہ جرگے ہو رہے ہیں حکومت کے اور پشتونوں کے. کانسٹیٹیوشن اگر اس ملک میں ہے تو جرگہ ہو سکتا ہے. عدالتیں موجود نہیں ہیں. یہ سیٹل ریاست جسے بتاتے ہیں اس میں جرگہ ممکن ہے. منظور پشتین اور اس کی پارٹی پہ انہوں نے پابندی لگائی ہے نا، جو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے خیبر پختونخوا میں. اب دیکھیں وہ لونڈا منظور پشتین جو ہے کہہ کیا رہا ہے، جو سننے کی بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سن لیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا. وہ کیا منظور پشتین صاحب نے کہا ہے کہ 10 تجاویز پیش کی انہوں نے کہ تجارت کی بحالی، خواتین کی تعلیم اور ملی لشکر کی تشکیل. یہ آگے جا کے پتہ چلے گا. یہ جرگہ فیصلہ کرے کہ ہم تورخم سے چمن تک اپنی تجارت انگریزوں کے دور کی طرح کریں گے. ہم کسی قسم کے گیٹ اور رکاوٹیں قبول نہیں کریں گے. جو جگہ جگہ ناکے ہیں نا، جو ہر جگہ ہی ہیں پورے ملک میں، صرف کے پی کے میں نہیں ہے، قبول نہیں کریں گے. یہ جرگہ افغان حکومت سے اپیل کرے کہ وہاں خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی جائے. بجلی کی قیمت صرف 5 روپے یونٹ ادا کریں گے. قوم کو فائدہ نہ دینے والی مدنیات کی کانیں بند کریں گے. میں نے پچھلے دن بتایا تھا نا کہ وہاں پشتونوں کو شبہ یہاں سے مدنیات نکال کے خاموشی لے جائی جا رہی ہیں اور
रहने वालों का कोई हिस्सा नहीं है, केपी का कोई हिस्सा नहीं, और अरबों खरबों की बिलियंस ऑफ डॉलर की बेची जा चुकी हैं। ये कौन कर रहा है सबको पता है। तो आगे कहता है वो, तालिबान को दहशतगर्द करार दिया जाए, ये जरगा एक बड़े जरगे का ऐलान करे जो जहां भी पश्तून कबाइल में जमीनों के तनाजात हो वो रिवायती तरीके से उनको हल करें। मतलब अदालतें सब खत्म, जरगे फैसला करेंगे। अब वो यही कहना चाहता है ना। तो ये कौमी जरगा एक कमीशन बनाए जो दुख की संजाबी से चतराल कोहिस्तान तक जाए और जो वसाइल कौम के फ़ायदे में हैं ये कानें आज़ाद कराई जाए, और जो कौम के फ़ायदे में नहीं वो कानें बंद करें। मतलब जिनसे केपीके को, वहाँ की आबादी को कुछ नहीं मिलता, वो बंद करें। फिर आगे कहता है कि पूरी कौम उसके साथ खड़ी होगी, ये जरगा ऐलान करे कि आज के बाद पश्तून किसी को भी भत्ता नहीं देंगे। मुख्तलिफ इलाकों में लोग अंग्रेज़ों के तर्ज पर जरगे कर रहे हैं, ये जरगा मरकजी जरगे का ऐलान करे एक्सक्यूज मी का ऐलान करे। इसके अलावा पश्तूनों का कोई और जरगा नहीं होगा। ये जरगा एक मिली लश्कर बनाए जो हर ज़िले से 30,000 लोग मिली जरगे में शामिल करें और फिर उनको एक जामे कॉम्पोज शक्ल दी जाए, एक मुनज़्ज़म लश्कर बनाया जाए। केपीके में मुझे नहीं पता इस वक्त कि कितने ज़िले हैं, 20-25 तो होंगे ना। वो इस मौजूद फ़ौज से बड़ी फ़ौज का मुतालबा कर रहा है। ये शेख मुजीब से बड़े मुतालबात हैं। मतलब जब अपना जरगा अपनी मुनज़्ज़म फ़ौज लश्कर बन जाएगा तो फारिग है ना। यहाँ तो सब कुछ वो चंद मुट्ठी भर चंद तालिबान बताए जाते हैं ना, जिनकी कमर तोड़ दी थी बहुत पहले, वो लूली लंगड़ी कमरों के साथ यहाँ वापस आ गए और बराबर का कांटे का मुकाबला कर रहे हैं कि 6 वहाँ से मरते हैं तो 6 यहाँ से भी जाते हैं। तो जब वो 6-7 लाख की फौज जो बना लेगा और बन जाएगी केपी की, तो भाई ये साफ कहो ना कि जी केपी के आज़ाद कर दें। ये नौबत क्यों आई, ये गौर आपने करना है। मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता कि और ऐसे ऐलानात कहाँ कहाँ होने जा रहे हैं जो इस मुल्क के हालात हैं। जिस तरह आम गरीब आदमी अकेले में बात कर रहा है, जिस तरह नाकों पर उसे जलील किया जा रहा है, वो कोई अच्छी खबर नहीं है। आप शंघाई कॉन्फ्रेंस करवा लें, आप यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस यहाँ करवा लें, 200 मुल्कों को बुलवा लें, जब तक आप अपना बिहेवियर नहीं बदलेंगे कुछ नहीं होगा। उसमें एक मुतालबा ये भी है कि गुड बैड तालिबान की तफरीक ख़त्म करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उनकी मरम्मत की जाए और उनसे हिसाब चुकते किए जाए, उन्हें रहने ना दिए जाए। ये मंजूर पश्तीन कह रहा है, जिस पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं ना, वो अंदर दरूने खाना ये कहना चाहता है कि ये तालिबान जो बैड और गुड की इस्तिलाह अभी तक कायम है, ये उन्हीं के लोग हैं। और केपी के मैं बहुत बातें कर रहा हूँ, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है। मैं बहुत लोगों से इस्लामाबाद में मिला हूँ, पश्तूनों से, उन सब का ये ख्याल है कि ये सब एक मुनज़्ज़म अंदरूनी साजिश है। बताया ये जाता है कि बाहर से ख़तरा है, मगर अब अंदर से बहुत ख़तरा पैदा हो चुका है बेतहाशा। जो लाहौर में वाक़यात हो रहे हैं, जो कराची में हुए कल शाहनवाज के कत्ल पे, तो जितना बोला जाए कम है कि किस तरह ख़वातीन को, बच्चों को, औरतों, मर्दों को, बूढ़ों को मारा गया। वो क्या मांगने आए थे? शफाफ तहकीकात की बात करते हैं ना, JIT बनाने की बात करते हैं ना, उन पुलिस अफसरों की गिरफ्तारी की बात करते हैं ना, जिन्होंने एक मासूम डॉक्टर को मार दिया जो इलाके के लोगों की हेल्प करता था। आपने क्या दिया है लोगों को? अगर कोई इंडिविजुअली अपने तौर पे भी करना चाहता है, आप उसे भी मार देते हैं। बस आखिर में ये बता के जाना चाहता हूँ, अपने वाक़े से सुना होगा कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पहिए टूटे हुए पे चल रही थी और ड्राइवर रुकने को तैयार नहीं था। जब वज़ीराबाद पहुँची तो सारे मुसाफिरों ने एहतजाज किया और धमकी दी कि हम रेल के आगे लेट जाएंगे, तब माने। और फिर कहा गया कि अच्छा ठीक करते हैं। अब 8-10 घंटे से मुझे नहीं पता अब निकल गई नहीं निकल गई। आप अंदाज़ा लगाएं वहशत का, इससे बड़ी कोई वहशत हो सकती है? करप्शन से हटकर मतलब बेहिसी की आखिरी दास्तान है ये सियासत में मुमकिन है। फिर एक बहुत हाई ऑफिशियल ने मुझे एक बात बताई कि बेईमानी यहाँ कैसे है, बल्कि ये कहना चाहिए बेईमानी, लूट मार, उचक्कापन, रियासत से लेकर नीचे तक,
اور پریشانی، ہراسگی اور قسمہ پرسی، بال کھولے، جیسے وہ ناصر کاظمی کا شعر ہے نا کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے. تو یہاں یہ لوٹ مار، بے ایمانی، چوری چکاری، تشدد، بال کھولے ننگا ناچ رہا ہے ہر طرف. تو انہوں نے کہا کہ حال یہ ہے بے ایمانی کا. میں رو رہا تھا کہ نتیا گلی سے مری تک کا جو آبادی ہے، جن کی دکانیں، جو باہر کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کی لوٹ مار میں نے تاریخ میں کبھی ایسی سنی بھی نہیں ہوگی. اور جس بے حیائی اور بے شرمی سے وہ لوٹ مار کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہماری گاڑی، ایک گاڑی کی مثال دی انہوں نے، جس گاڑی میں سفر کر رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کتنے اس میں گیلن آتے ہیں؟ انہوں نے کہا گیلن کا تو نہیں پتا، یہ بیسکلی 50 سے 55 گیلن میں بھرتی ہے، مگر 65 لیٹر ڈالا جاتا ہے. 50 اور 55 کے درمیان بھرتی ہے لیٹر، مگر ہر گیس اسٹیشن 65 سے 68 لیٹر تک میں کرتا ہے. اس سے کہو کہ جناب یہ تو اتنی فکس ٹنکی ہے. تو کہتے جی آپ کے سامنے ڈالا ہے، 10 سے 12 لیٹر کے پیسے ایکسٹرا دینا پڑتے ہیں. تو ان کا کہ ہماری ایک گاڑی پر، جو سرکاری گاڑی ہے، کہ اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ 70 لیٹر اس کا ٹینک ہے، لیکن وہ 85 لیٹر اس میں ڈالتے ہیں جو پمپ کے مطابق، تب جا کے بڑھتی ہے. کس سیاست کی بات کر رہے ہیں؟ اور ٹیلی ویژن دیکھیں تو سستائی بھی ہو چکی ہے، امن و امان بھی قائم ہے. یہ لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہاں جو سیج لگا ہوا ہے، کراچی میں جو کچھ ہوا ہے، اس کو یہ بادر ہی نہیں کرتے. ان کی ٹوریں دیکھیں اسلام آباد آ کے، ان سیاست دانوں کی، بیوروکریسی کی، تو وہ اگر پریویل نہیں کریں گے تو کون کرے گا بھائی؟ تو اینی وے آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل بات ہوگی. دیکھنا یہ ہے کہ وہ ڈی چوک کی طرف آتے ہیں نہیں آتے ہیں. خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو کیا بیان جاری کرتے ہیں، کیونکہ اس بیان کو روکنے کے لیے تو ملاقات پہ پابندی لگائی تھی، جو آج انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹرولر کہتے ہیں گھٹنے ٹیک دیے ہیں. مگر میرا نہیں خیال ہے کہ ملاقات ہو پائے گی. میں بھی ہو جائے، کوئی کنفرم بات تو نہیں کر سکتے. باہر آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل بات ہوگی. ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے، ہو نہیں جاندا کرنا پیندا، جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.